Hello all, good afternoon all. We are starting our today's lecture. Okay, welcome all. Welcome all. So today's we are talking about the semen factor, semen analysis, male factor. Okay. So हमने कल इसमें क्या सीखा कि आपको बेसिक सीमेन रिपोर्ट आपको एटलीस्ट पढ़ना आना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंट और मोटिलिटी देख लिया. तो नॉर्मल जो सीमेन काउंट होता है वो 20 मिनिमम नॉर्मल प्रेगनेंसी रखने के लिए काउंट शुड बी 20 मिलियन पर ml होना चाहिए. पर इजेक्यूलेट नहीं देखने का, पर ml देखने का. क्यों? बिकॉज सबका वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो ऑलवेज लुक फॉर पर ml. सो मिनिमम फॉर नॉर्मल कंसेप्शन count should be at least more than or equal to 20 million per ml. Motility, grade 1 and grade 2 motility, combined motility should be more than 25%. तीसरा important point, look for liquefaction. लिक्विफिकेशन मैंने बताया कि जो सीमेन लैब में आता है वो ऐसा थिक होता है. लिक्विफिकेशन यानी आप थोड़ी देर रहने दो, 10, 15, 20 मिनट, तो वो लिक्विफाई लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप प्योर हो सकता है. उसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं. तभी जो स्पर्म है वो एक्टिवेट होते हैं, तो उसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं. तो इट शुड बी विद इन लेस देन 30 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स. 60 मिनट्स तक वेट करना चाहिए. फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके प्रोस्टेटिक एंजाइम में डेफिशिएंसी है. दूसरा पॉइंट खास ध्यान रखने का, फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज प्रेजेंट है तो नॉर्मल, फ्रुक्टोज एब्सेंट है तो इजेक्यूलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है. ठीक है. तो इतनी हाँ. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल्सो लुक फॉर ल्यूकोसाइट. नॉर्मली 1 to 2 ल्यूकोसाइट होते हैं, पर अगर मोर देन 2 या 1 या 2 से ज्यादा ल्यूकोसाइट हो, कई बार ऐसा भी प्रेजेंट होता है, तो उसको पायोस्पर्मिया बोलते हैं. तो उसमें आपको एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ता है. तो ल्यूकोसाइट के लिए भी लुक करने का. हेलो, सबको हो रहा है? सबको हो रहा है क्योंकि वाईफाई एकदम फुल है मेरा अभी. तो हाँ देखिए, ल्यूकोसाइट है ना, तो हाँ अच्छा ओके. देखिए कि क्या क्या देखने का, पहले तो आप लिख लो. एक बुक में ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नोट कहीं पे नहीं मिलता है ना, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कि एक सीमेन रिपोर्ट आया तो आप क्या देखोगे. सबसे पहले आप देखोगे लिक्विफिकेशन टाइम. लिखो लिक्विफिकेशन टाइम, वो कितना होना चाहिए. आइडियली इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स. लिखा. फिर दूसरा पॉइंट क्या देखोगे आप, टोटल सीमेन काउंट. उसमें दो लिखे होंगे कोई भी रिपोर्ट में, सीमेन काउंट पर ml और सीमेन काउंट पर इजेक्यूलेट. आपको क्या देखना है, पर ml वाला देखने का. तो वो इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 20 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट होना चाहिए. मोर देन और इक्वल टू यानी उसके बराबर का. 20 मिलियन, 20 मिलियन. अभी क्या देखोगे, उसके बाद देखोगे आप मोटिलिटी. तो उसमें सब लैब के रिपोर्ट अलग अलग होते हैं. कोई लिखेंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4. कोई लैब लिखेगा एक्टिव मोटाइल, स्लगिश मोटाइल, नॉन मोटाइल, ऐसा लिखेगा. तो जो पहले का 2 है ना, वो देखने का आपको. वो मोटिलिटी दिखाता है. ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मोटिलिटी एटलीस्ट शुड बी मोर देन 25%. इन शॉर्ट, जो प्रोग्रेसिव एक्टिव मोटाइल होते हैं ना, वो मोर देन 25% होने चाहिए. ग्रेड 1 ही देखोगे तो चलेगा.
वो मोर देन 25% होने चाहिए। फिर उसके नीचे लिखा होगा फ्रुक्टोज टेस्ट, फ्रुक्टोज प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। फ्रुक्टोज प्रेजेंट है यानी ओके, फ्रुक्टोज एब्सेंट है तो इजेक्यूलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, आउटफ्लो ट्रैक में प्रॉब्लम है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ल्यूकोसाइट मींस पस सेल्स। तो नॉर्मली 1 to 2 पर एचपीएफ मींस हाई पावर फील्ड, एक फील्ड में एक या दो ल्यूकोसाइट दिखते हैं तो वो नॉर्मल होता है। पर बहुत सारे यानी 10-12 लिखे हो तो उसको पायोस्पर्मिया बोलते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। लिख रहे हो सब? कौन सी एंटी, हाँ 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 हाँ, ल्यूकोसाइट देखो, आप ल्यूकोसाइट देखो, ल्यूकोसाइट यानी पस सेल्स देखो, ठीक है। तो एक या दो पर एचपीएफ लिखा होगा, एचपीएफ यानी हाई पावर फील्ड। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो जो दिखता है उसको हाई पावर फील्ड बोलते हैं। तो रिपोर्ट में ऐसा लिखा होगा 1 to 2 पर एचपीएफ, तो एक या दो ल्यूकोसाइट होते हैं ना तो वो नॉर्मल माना जाता है। पर उससे ज्यादा ल्यूकोसाइट लिखा होता है 10-12 तो उसको पायोस्पर्मिया बोलते हैं, पायोस्पर्मिया। तो वहां पे जब ल्यूकोसाइट, जैसे यूरिन का कैसा इन्फेक्शन होता है ऐसे सीमेन का इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। हाँ, कौन सी एंटीबायोटिक दोगे आप? डॉक्सीसाइक्लिन मोस्ट प्रिफरेबल है। सो कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम 1 बीडी 2 times a day for 21 days। और डॉक्सी नहीं देनी है तो और टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम 1 बीडी फॉर 10 डेज। ये दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक दे सकते हो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। 1 बीडी 2 times a day for 21 डेज। हाँ 100 मिलीग्राम, हाँ 21 डेज। ये नहीं देना है या नहीं मिलती है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हो। हाँ 500 मिलीग्राम 1 बीडी फॉर 10 डेज। फिर क्या करोगे आप? आपने एंटीबायोटिक का कोर्स दिया, फिर अगेन रिपीट कराओ सीमेन। उसमें ल्यूकोसाइट मीन्स जो प्रॉब्लम है वो चले जाना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं जाता है, आपने एंटीबायोटिक दिया तो भी। तो ऐसे केस में आपको सीमेन का कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट कराना पड़ेगा। सीमेन सीएस, जैसे यूरिन का यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी होता है, ऐसे सीमेन का कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट कराना पड़ेगा। अगर आपकी एंटीबायोटिक से ल्यूकोसाइट नहीं जाते हैं तो वो किसके लिए कराते हैं कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट, पता है आपको? कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट उसके लिए कराते हैं कि हमने ऐसे ही एंटीबायोटिक दे दिया पेशेंट को, डॉक्सीसाइक्लिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन, पर कई बार उसके ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया अलग होते हैं जिसमें ये एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती है। तो कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि इसमें इस टाइप के बैक्टीरिया है और उस पर ये दवाई इस पेशेंट में काम करेगी। वो लोग स्पेसिफिक लिख के देंगे कि इसमें आप ये वाली एंटीबायोटिक दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट होता है ऐसे ही सीमेन कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट होता है, पर वो रिपोर्ट हम सब में नहीं कराते हैं। पहले एंटीबायोटिक देख के ऐसे देके देखने का, फिर रिपोर्ट कराओ सीमेन का,
उसमें फिर से ल्यूकोसाइट आता है, तो फिर आप कल्चर और सेंसिटिविटी भेजो। समझ में आया? समझ में आया? ओके। तो ये हुआ सीमेन के बारे में, सबको क्लियर हुआ? ओके। अभी अभी मैंने आपको बोला कि ऐसा, अभी मैं आपको 3 ट्रीटमेंट्स उसकी बताती हूँ कि ऐसा रिपोर्ट हो तो क्या करोगे, ऐसा रिपोर्ट हो तो क्या करोगे। तो ये कोई बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे क्लिनिक का। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा रिपोर्ट होगे तो आप क्या करोगे। तो आप वो बात अपनी बुक में लिख लो। पहला, अगर पेशेंट का काउंट मोर देन 20 मिलियन पर ml है और मोटिलिटी मोर देन 25% है, तो आप उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बोलोगे। फीमेल फैक्टर नॉर्मल हो तो, अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, तो उसके सामने ऐसा सोचते हैं कि फीमेल का सब नॉर्मल है, सिर्फ मेल की ही बात है। फीमेल फैक्टर नॉर्मल प्लस सीमेन में मोर देन 20 मिलियन काउंट पर ml और मोर देन 25% मोटिलिटी, तो हम उसको नॉर्मल मेडिकेशन देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर फीमेल का रिपोर्ट नॉर्मल है और मेल का काउंट 10 से 20 मिलियन के बीच में है, बिटवीन 10 to 20 मिलियन, और मोटिलिटी 15 से 25 के बीच में है, बिटवीन 15 to 25%, तो उसको हम मेडिसिन देंगे स्पर्म इंप्रूवमेंट की, और उसमें IUI कर सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। थर्ड पॉइंट, अगर काउंट, सीमेन काउंट, फीमेल फैक्टर नॉर्मल मानते हैं, सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं, अगर काउंट लेस देन 10 मिलियन है, मोटिलिटी लेस देन 15% है, 15% से कम है, तो उसमें IVF प्रीफर करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। लेस देन 15%, 15% से कम, 15, हाँ 15। पता चला ना 3 डिमार्केशन, कब क्या करोगे। मोर देन 20 मिलियन, मोर देन 25%, नॉर्मल ट्राई। 10 से 20 के बीच में है, मोटिलिटी 15 से 25 के बीच में है, तो हम उसके लिए दवाइयाँ देंगे कि उसका स्पर्म इंप्रूवमेंट हो, और पहले दवाई से ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो IUI ऑफर करेंगे। पर अगर काउंट लेस देन 10 मिलियन है, मोटिलिटी 15% से कम है, तो उसको हमें IVF एडवाइस करना चाहिए। क्लियर? अभी थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ये थोड़ी पता होनी चाहिए, आप इनफर्टिलिटी करते हो तो। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? ओलिगोस्पर्मिया किसे बोलेंगे? व्हेन लेस, हाँ हाँ हाँ, जब स्पर्म काउंट लो हो तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। व्हाट इज एस्थेनोजुओस्पर्मिया? व्हेन मोटिलिटी अफेक्टेड होती है और काउंट भी अफेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं एस्थेनोजुओस्पर्मिया। हाँ, कम होती है, एस्थेनोजुओस्पर्मिया। जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है ना, ग्रेड 1 मोटिलिटी 25% से कम है, हाँ 25% से कम है, तो उसको बोलेंगे एस्थेनोजुओस्पर्मिया।
व्हाट इज टेराटोजूओस्पर्मिया? जब मॉर्फोलॉजी यानी सीमेन का नॉर्मल हेड टेल जो होता है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। वो मॉर्फोलॉजी का रिपोर्ट नॉर्मल सीमेन एनालिसिस में नहीं होता है, उसका अलग से रिपोर्ट होता है कि उसमें कितने परसेंट नॉर्मल स्पर्म है, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो जब वो मॉर्फोलॉजी अफेक्ट होती है, कम होती है, तो उसको बोलते हैं टेराटोजूओस्पर्मिया। व्हाट इज ओट सिंड्रोम? OAT, ओली, उसका, हाँ उसका है ना, उसका रिपोर्ट नहीं होता है, सीमेन जैसा रिपोर्ट में नहीं आता है। अगर मुझे डाउट है ना तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट करानी पड़ती है सीमेन की, वो अलग आती है। या कई लैब वाले लिखते हैं कि मॉर्फोलॉजी नॉर्मल, 40% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल मीन्स 40% स्पर्म है उसकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, पर 40% से कम होती है मॉर्फोलॉजी यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर उसका, तो उसको टेराटोजूओस्पर्मिया बोलता है। स्ट्रक्चर यानी एक स्पर्म होता है ना, तो उसमें हेड होते हैं, देखिए ये स्पर्म ऐसे दिखते हैं, दिखता है, ये स्पर्म की स्लाइड है माइक्रोस्कोप की, तो उसमें है ना हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। तो एक स्पर्म नॉर्मल कैसे लगता है, तो ऐसे उसकी मॉर्फोलॉजी वो लोग देखते हैं। तो एटलीस्ट 40%, 40% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म होने चाहिए। अगर लेस देन 40% वाले स्पर्म, 40% पे भी कम नॉर्मल अच्छे वाले नहीं है, तो उसको टेराटोजूओस्पर्मिया बोलते हैं। पूरा जो, सपोज वो लोग स्लाइड देखते हैं ना, तो वो लोग ऐसा देखते हैं कि एटलीस्ट 40% स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए। अगर उससे कम है तो उसको टेराटोजूओस्पर्मिया बोलते हैं। काउंट कितना भी बड़ा हो, काउंट 100 मिलियन हो, पर उसकी मॉर्फोलॉजी 10% ही हो, यानी सारे स्पर्म डेड होते हैं, जो दिखते हैं माइक्रोस्कोप में वो किसी की टेल नहीं होती है, किसी का हेड नहीं होता है, तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ओट यानी सब इकट्ठा हो, ओलिगो भी हो, एस्थेनो भी हो मीन्स मोटिलिटी भी नहीं हो, और टेराटो मॉर्फोलॉजी भी नहीं हो, पूरा कॉम्बिनेशन जिसमें होता है उसको बोलते हैं ओट सिंड्रोम। व्हाट इज एजोस्पर्मिया? हाँ, या एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन तो होता है पर सीमेन में स्पर्म नहीं होते हैं। 2 ml सीमेन होगा पर एक भी स्पर्म नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ठीक है, इतना थोड़ा आना चाहिए कि ओलिगोस्पर्मिया किसे कहते हैं, एस्थेनो किसे कहते हैं, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट आप उस हिसाब से करोगे। हाँ, अभी एजोस्पर्मिया है ना, तो उसमें ऐसा है कि आपके पास कोई भी एक बार पेशेंट आया, सीमेन काउंट उसका जो 0 0 लिखा होता है, सीमेन है पर स्पर्म काउंट 0 0, तो उसको आप एजोस्पर्मिया बोलोगे। पर ऐसे ही पेशेंट को मत बोल दो कि आप एजोस्पर्मिक हो। जो WHO ने गाइडलाइन दी है उसमें ऐसा लिखा है कि एटलीस्ट 3 सैंपल 15-15 दिनों पे कराए होने चाहिए। 3 रिपोर्ट्स में काउंट नील आ रहा है, 0 0, तभी उसे एजोस्पर्मिया बोलेंगे। तो ऑलवेज बिफोर पेशेंट को बोलने से पहले उसका एटलीस्ट 3 बार रिपोर्ट कराओ, हर 15 दिन पे एक रिपोर्ट। सब में रिपोर्ट नील आता है तभी आप एजोस्पर्मिया लेबल करोगे। ठीक है, अभी इसमें भी हार्मोन रिपोर्ट आते हैं। ये कब कराओगे? जब
आपका सीमेन में प्रॉब्लम हो, यानी काउंट बहुत कम हो, 10 मिलियन से कम हो, मोटिलिटी बहुत कम हो, एजोस्पर्मिया हो, तो कॉज रूल्ड आउट करने के लिए उसका हार्मोन रिपोर्ट कराते हैं, सेम एज ए फीमेल। कौन कौन से कराएंगे? ऑल आर लाइक फीमेल, FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में AMH कराते थे, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कराएंगे। यहाँ पे FSH, वहां पे अब हमने 8 याद रखा था, इसमें 7 याद रखना है। 7 से ज्यादा FSH LH है तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों? जब FSH LH 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा होते हैं तो उसको टेस्टिक्युलर फेल्योर में पेशेंट जा रहा है ऐसा बोलते हैं। जैसे मैंने फीमेल में समझाया था, प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर में कितना होगा FSH LH, क्या होगा? ओवेरियन फेल्योर होगा तो कितना होगा? हमने कल ही पढ़ा था, कल या परसों ही पढ़ा था ना, ओवेरियन फेल्योर में FSH LH का रिपोर्ट क्या होगा? कोई तो आंसर दो। या तो मैं अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रही हूँ या तो आप नहीं पढ़ रहे हो, क्या क्या बात है? दोनों में से एक बात तो है।